वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ख़ास है। ये एक मैं अगर ये कहूँ कि एक कड़ी है मेरे पिछले प्रोग्राम की तो गलत ना होगा। वो प्रोग्राम के मेरे देखने वाले जो फॉलो करते हैं शो को, उनको याद होगा कि हमने शुगर के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिसमें आगा साहब ने बड़ी तफसीलन आपको बताया था कि वो मरीज़ जो लोग जो ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो अपनी लाइफ को कैसे नॉर्मल रूटीन में रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डाइट प्लान्स हैं, क्या क्या रूटीन है जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए। जिसमें 3 पॉइंट्स थे जो बड़े ख़ास थे। एक थी आपकी इंसुलिन, एक था आपका डाइट और तीसरी चीज़ थी आपकी एक्सरसाइज। अगर आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप एक अच्छी, हेल्दी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ऐसी बेमिसाल जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस रूटीन को फॉलो करते हैं और अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 7वें नंबर पर आता है शुगर में, और तकरीबन हर 7वां है। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे दिल को पता नहीं क्यों थोड़ी देर के लिए बड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है शायद हर तीसरा या चौथा शख्स जो है वो शुगर का मरीज़ है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि 7वां नंबर भी होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे दिल को धचका था उससे थोड़ा बहुत जो है वो मुझे खुशी महसूस हुई कि चले अभी हम उस जगह तक नहीं पहुँचे हैं। अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात ये है कि ज़ियाबतीस शुगर इटसेल्फ एक ऐसी दीमक है जो जब आपकी बॉडी में पैदा हो जाती है तो आपके जिस्म के जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स हैं, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको ये खाने लगती है दीमक की तरह। लेकिन डेफिनेटली इसके लिए कुछ इस तरह की तरीके मौजूद हैं जिनके ज़रिए आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी को मैनेज कर सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं। वो मरीज़ जो ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं, ज़रूरी नहीं कि तमाम जो है वो इन बीमारियों की तरफ आ जाएं, लेकिन हाँ रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि उनके जिस्म के आज़ा जो हैं वो ख़राब हो जाएं। तकरीबन 30 से 40, ये रिसर्च कहती है कि वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं 30 से 40% जो है मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी किडनी या आँखें जो हैं वो फेल होना शुरू हो जाती हैं। कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनको मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि वो मरीज़ जो एहतियात नहीं करते, अपनी इंसुलिन को प्रॉपर नहीं लेते, बेहतर डाइट नहीं करते और एक्सरसाइज नहीं करते, जो मेन इश्यूज़ उनकी बॉडी में पैदा होते हैं वो सबसे पहले जो है वो उनकी आँखों का डैमेज होता है, जिसे रेटिनोपैथी कहते हैं कि आँखें जो हैं वो उनकी कमज़ोर होने लग जाती हैं, ख़राब होने लग जाती हैं। किडनी डैमेज होती है, आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, आपका हार्ट जो है उस पर इसका असर आता है, आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। मतलब 5-6 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कैसे आप इस बीमारी से जो है वो लड़ सकते हैं और अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से डिस्कस किया जा सके। रिसर्च क्या कहती है वो मैं पढ़ती भी हूँ, आप लोगों से शेयर भी करती हूँ, लेकिन मैंने खुद ये चीज़ फेस की है क्योंकि मेरे अपने घर में मेरे फादर वो डायबिटिक पेशेंट थे और उन्होंने इंसुलिन नहीं ली और तकरीबन 13-14 साल वो इसी मुब्तला रहे ज़ियाबतीस में। और तकरीबन 13-14 ईयर्स गुजरने के बाद सबसे पहले जो पापा को प्रॉब्लम हुआ था वो हुआ था उनकी आंखें डैमेज हुई, उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसके बाद उनकी किडनी फेलियर हुआ और अब वो डायलिसिस पर हैं। अब उनकी नर्व्स भी कमज़ोर हैं, अब उनका दिल भी कमज़ोर है। तो जितनी तकलीफ़ एक शुगर के मरीज़ को उठानी पड़ती हैं वो तमाम तकलीफ़ मेरे फादर इस वक्त उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इंसुलिन नहीं ली, उन्होंने प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। तो रिसर्च एक तरफ और आपका अपना तजर्बा और आपका अपना एक्सपीरियंस और जो आपने भुगता होता है वो एक तरफ होता है। तो दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके आज प्रोग्राम करेंगे। मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं हमारे बड़े हैं, हमेशा जो हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, हमारी तालीम फरमाते हैं। सो वेलकम करती हूँ, मेरे प्रोग्राम की बरकत हैं और हम बहुत खुश होते हैं जब भी आते हैं। सो लेट्स वेलकम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप आगा साहब? मेरे रब के बड़ा करम, बड़े एहसानात। माजरत मैंने थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहती थी लोगों से। डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक जुमले में बात पूरी कर देते हैं। हमारे आसाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचाता है शुगर का कंट्रोल ना होना। बिल्कुल। आपने 3 चीजें फरमाई। पहली बात तो ये कि डाइट, नंबर 2 दवा और नंबर 3 एक्सरसाइज। नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है टेस्ट। बिल्कुल आपने ठीक कहा।
बिल्कुल इससे तो इम्पोर्टेंट। अच्छा, होता क्या है कि डॉक्टर ने गोली लिखी कि ये सुबह शाम खाना, वो सुबह शाम खा रहे हैं, शुगर 347 है और सुबह शाम गोली भी खा रहे हैं, टेस्ट नहीं करा रहे, तो ऐसी दवा खाने का कोई फायदा नहीं। मैं असल में इंपॉर्टेंट दो चीजें कह रहा हूं, ये तमाम जो आपने फरमाई है, एक लफ्ज बेअनी 100% ठीक है। मैं जिस चीज को एम्फसाइज करना चाह रहा हूं वो नंबर 1 टेस्ट और नंबर 2 इस आसाबी तनाव, उस तनाव की वजह से आसाबी कमजोरी। अब आसाबी कमजोरी को आप डायबिटिक न्यूरोपैथी कहेंगे जी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। अच्छा, डायबिटिक न्यूरोपैथी में हमारे जिस्म के जितने भी आसाब हैं सब ऑन रिस्क हैं। अब ये जो डायबिटीज है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि ये कौन से आसाब को नुकसान पहुंचा रही है। आंखों के, आंखें गई, दिमाग के, दिमाग गया। अल्जाइमर जैसी बीमारियां भी शुगर के मरीजों में बड़ी कॉमन है, ब्रेन की वजह से। यस, ब्रेन की वजह से। किडनीज पर असर आया, किडनीज गए, फेलियर हो, पैरों पर आया, पैर गए, गैंग्रेन हो गया, हर चीज सुन्न होती जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको सुन्नपन का एहसास होता रहेगा और फिर शुगर आपको खाना शुरू कर देगी। सही। मेरी दरखास्त सिर्फ इतनी सी है कि जो उसूल हम बना रहे हैं 3, अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखें, अपनी डोज का, दवा का बहुत ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज को हमेशा जारी रखें और सबसे पहली बात यह कि टेस्ट जरूर करवाएं ताकि इन तमाम चीजों को मैनेज किया जा सके। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि एक्सरसाइज करनी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे तो उठा भी नहीं जा रहा, सही से उठा भी नहीं। ओके, वो चल नहीं सकते, वो वॉक नहीं कर सकते, क्या वो बच्चों की तरह पीटी कर सकते? बैठे बैठे ओके, आप बच्चों की तरह पीटी कर लीजिए, आप गर्दन की एक्सरसाइज कर लीजिए, आप बिस्तर पर लेटकर हवा में पैरों को साइकिल की तरह चला, ये आखिरी हल है। बिस्तर पर लेटकर हवा में पैरों को साइकिल की तरह, आपको जो आपकी शुगर है उसको कंज्यूम करना है ना। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में कैलोरीज जो भी चीज मौजूद है वो बर्न होनी चाहिए और वो होती है, आपको स्वेटिंग हो, आप एटलीस्ट इतनी एक्सरसाइज करें, आप बैठे बैठे भी अपने फुट को मूवमेंट देकर, आप जिस तरह जॉगिंग करते हैं आप ऐसे कर सकते हैं। एक्सक्यूजेस मत दीजिए खुद को, क्योंकि आप एक्सक्यूजेस देंगे एट द एंड भुगतना किसको है? आपको भुगतना पड़ेगा। और ये वो तकलीफ है, इसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनका आकर आप इलाज भी नहीं कर सकते। एक आम इंसान जो है वो शायद इन बीमारियों का इलाज कर सकता है, लेकिन जब एक मरीज जो शुगर का मरीज होता है उसके लिए शायद इतना आसान नहीं होता। जिस तरह सब जब किडनी फेलियर होता है, एक नॉर्मल बंदा जो है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ट्रांसप्लांट करा सकता है, या और अगर आपको कोई इश्यू हो गया तो आप इजीली सर्जरीज पर चले जाते हो। लेकिन एक मरीज जो शुगर का मरीज है, जिसके जख्म जो है वो भरते ही नहीं है, या डॉक्टर जो हैं वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक वो मरीज तो फिर भुगतेगा सारी जिंदगी उस बीमारी को। अगर हम आज बात करें शुगर की, मैंने आपसे जो बेसिक उसूल अर्ज किया वो ये कि शुगर जो है वो हमारे आसाबी निजाम को नुकसान पहुंचाती है। अब किडनीज को अगर नुकसान पहुंचा रही है तो दो चीजें कह रहा हूँ। जो शख्स किडनी का पेशेंट हो जाए उसके बाद वो डायलिसिस पर चला जाए, ठीक है। कोई शख्स डायबिटीज का पेशेंट हो तो वो गुर्दा दे भी नहीं सकता। यस, ना दे सकता है ना ले सकता है। ले तो सकता ही नहीं, हाँ, दे भी नहीं सकता। दे भी नहीं सकता। बात ये है कि डायबिटीज होने के बाद बहुत सारी चीजें, जब बहुत सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं, बहुत सारे। हाँ। अच्छा, आपने जो बात फरमाई उसको मैं इसमें थोड़ा सा और एक जुमला कहना चाहूंगा कि क्योंकि शुगर की बीमारी से किडनीज के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो जाती है और रीनल फेलियर होता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर CRF हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम ये कहते हैं कि जिस शख्स को शुगर हो गई है वो अगर टेस्ट करवा रहा है अपनी मैनेजमेंट के लिए शुगर का, तो ज्यादा से ज्यादा उसके पास 3 हफ्ते का टाइम है। ओके। हर 3 हफ्ते में उसे टेस्ट करवाना है, ठीक है। लेकिन साल में एक मरतबा उसे ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट भी कराना है, राइट, जिससे आपके किडनी की सिचुएशन पता चल जाए। यूरिया कितना है आपका, ब्लड यूरिया कितना है, क्रिएटिनिन कितने हैं आपके। अगर क्रिएटिनिन आपका बढ़ गया है तो इट मीन आप ऑन रिस्क आ गए हैं। तो ज्यादा बेहतर बात यह है कि आपको टेस्ट, मैं तमाम चीजें बात की बात है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि टेस्ट करेंगे, अवेयरनेस होगी, आपके लिए रास्ते खुलेंगे सेहत के। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी जिसके बारे में मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा दुख होता है कि अगर आप चले जाएं, मैं यहाँ SIUT जैसे इदारे की बात करूंगी और वो बहुत सारे इदारे हैं, जिस तरह आगा साहब भी अपना एक दुआ के नाम से जो है वो माशाल्लाह से डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। मैं खुद भी वहाँ गई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ देखकर।
सबसे बेहतर चीज ये है कि वो शख्स जो डायलिसिस पेशेंट होता है ना, वो हर दूसरे दिन उसको जो है उस बेड की जरूरत होती है, और जब वहाँ उसको पेम्पर किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है, तो वो बड़ी खास बात है। और वैसे ही बेहतरीन निगहदाश्त जो है वो माशाल्लाह से आगा साहब भी अपने उस दुआ में प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉरी, नाम चेंज हो गया, सवाब है अब जो मेरे दो है, दुआ पहला है, दूसरा हाँ सवाब दूसरा सवाब है, और अभी तीसरा भी आने वाला है माशाल्लाह। तो दुआ और सवाब आ चुके हैं, अब तीसरा कौन सा है सर? सर अभी तक उसका नाम सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन रमजान के फौरन बाद इंशाल्लाह वो भी अल्लाह करे कि बेहतर चल सके। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जब आप उन मरीज को पैम्पर करते ना, तो उनके दिल से भी जो है वो दुआएं निकलती हैं। लेकिन आज साहब यहाँ जहाँ हम डायलिसिस की बात कर रहे हैं शुगर के मरीज की वजह से, और उसकी जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हफ्ते में एक से दो और फिर 2 से 3, अब जो शुगर का मरीज है वो ऑलरेडी उसके लिए बड़ी लिमिटेड चीजें हो जाती हैं खुराक के हवाले से, और फिर जब आप किडनी फेलियर पे आ जाते हैं तो फिर आप और ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो अगर मैं रूटीन लाइफ डिस्कस करूं एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट की, खैर वो नॉर्मल तो नहीं है, वो रिस्क पे है, लेकिन एक ऐसा मरीज जो शुगर का मरीज भी है और उसकी किडनी भी फेलियर है, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, हम बात कर रहे थे शुगर की कि जिन लोगों को डायबिटीज हो जाए उन लोगों की क्या क्या एहतियातें हैं। उनकी सबसे पहली एहतियात ये है कि खाने में शक्कर जितनी कम कर सकते हैं उतनी कम कर छोड़ दें, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि अपनी खुराक को लिमिटेड कर दें। ठीक है। इस हवाले से एक छोटा सा बात मुझे और कहनी है। आजकल एक बड़ी अजीब सी बात है, वो ये कि तरबूज को लोगों ने कह दिया है कि डायबिटीज के पेशेंट तरबूज खा सकते हैं। अच्छा। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि प्लीज WHO की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए, वाटरमेलन 100 ग्राम्स अगर हो, आधा पाव 100 ग्राम्स अगर हो, तो उसमें 6.1 ग्राम शुगर है। अच्छा, ओके, 6.1 ग्राम 6.1 ग्राम शुगर है। अगर फर्ज करें कि किसी ने आधा किलो, जो 3-4 पीस नहीं, जरा ज्यादा पीस खा लिया, आधा किलो खा ली, तो 5 टाइम्स 30 ग्राम शुगर उसने अपने जिस्म में इंटेक कर ली। तो खुदा के लिए डायबिटीज के पेशेंट को ये बात मत कहिए कि वो तरबूज खा ले। राइट। तो एक तो ये मुझे दरखास्त करनी थी। दूसरी बात ये कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनकी खुराक लिमिटेड होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि उनको खुराक बार बार लेनी चाहिए। ब्रेक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए कि मैंने सुबह 8 बजे नाश्ता किया था, रात के 9 बजे मैंने रात का खाना खाया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा उन्हें खाना लेना चाहिए जो शुगर फ्री हो। शुगर फ्री हो, राइट। मैं शुगर का बढ़ना तो नुकसानदेह है, लेकिन ना खाने की वजह से अक्सर लोगों की शुगर बिल्कुल डाउन हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो भी तो नुकसानदेह है ना। देखिए, शुगर एक लिमिट के बाद हमें नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। आगे अगर ऊपर जाए तो 200 के बाद अगर शुगर है तो वो डेफिनेटली नुकसान पहुंचाती है। लेकिन शुगर अगर कम हो जाए तो ये तेजी के साथ हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देती है। अगर बार बार कोई शख्स हाइपोग्लाइसेमिया में जाता रहा तो उससे फिर और ज्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो शख्स हाइपोग्लाइसीमिया में जाए, जिसकी शुगर कम हो जाए, अगर वो इंसुलिन पर है, तो इंटरनेशनल रूल ये है कि अपनी अगली खुराक वो नहीं लेगा और उसमें आपको कोमे में जाने के भी बड़े चांसेस होते हैं, और अगर आप लेट ना हो जाएं तो ये भी बड़ी मुश्किल कंडीशन होती है। बहुत मुश्किल होती है। मैं आपसे सिर्फ ये दरखास्त करना चाह रहा हूं, ब्रेक लेना है मुझे, बार बार कहा जा रहा है। हाँ, इस पे भी हम बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपको टेस्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों के क्रेटिनाइन और यूरिया इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके बाद उनके पास कोई चांस ही नहीं बचता कि वो किस तरह उसे ट्रीट करा सके। सो क्या सिचुएशन है, कंडीशंस कैसी हैं, तमाम चीजें डिस्कस होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और शुगर से पैदा होने वाले मसाइल, मतलब ज़्यादती से जो डैमेजेस होते हैं, उसको आज हम डिस्कस करें। खुदारा मैं बार बार अभी ब्रेक में भी आगा साहब से ही बात करी थी कि शुगर को कंट्रोल करना और ये जानना कि इस वक्त मेरी शुगर कितनी है, टेस्ट कराना, ये आप अपनी ज़िंदगी का अहम उसूल समझ लें। जिस तरह आप नमाज नहीं छोड़ सकते ना, इसी तरह आप ये भी समझ लें कि मैंने हर हफ्ते जो है ग्लूकोमीटर आपके पास लाजमी आपके घर पे होना चाहिए, और अगर नहीं है तो प्लीज़ मैं ख़वातीन से गुजारिश करूँगी, एक लॉन का जोड़ा स्किप कर दें, आप ग्लूकोमीटर ले लें। और बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए बड़ी ख़ास अहम ज़रूरत है, आप इसे रखें। और हफ्ते में एक बार ब्लड से टेस्ट होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो अगर आप टैबलेट्स पर हैं तो हफ्ते में एक मरतबा,
मैं उन इंतहाई लापरवाह लोगों के लिए 3 हफ्ते का मार्जिन दे सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो इंसुलिन पर हैं उन्हें रोजाना टेस्ट करना चाहिए। उसकी वजह है कि इंसुलिन कभी भी गड़बड़ कर सकती है। हाँ। जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे हाइपोग्लाइसीमिया में अगर कोई शख्स चला जाए, मतलब शुगर लो हो जाए तो इसका मतलब ये कि उसके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। मैं जिस उसूल की बात कर रहा था वो उसूल ये है कि अगर किसी शख्स की इंसुलिन की लेने के बाद ब्लड शुगर नीचे चली जाए, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाए, तो उसे अपनी अगली डोज स्किप करनी पड़ेगी। वो डोज स्किप करने के बाद वो रीटेस्ट करें और उसके बाद अपनी नेक्स्ट डोज। अच्छा, ये नॉर्मली जब घरों में जो लोग होते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि आपको समझ आने लग जाता है कि इस वक्त जो है जो नॉर्मली आई थिंक बेस्ट नहीं है कि विदाउट टेस्ट किए आपको ये लगता है कि नहीं अब मैं जो हूँ जो नमनेस हो रही है या जो मैं फेंट हो रहा हूँ तो शायद मेरी शुगर लो हो रही है, तो चीनी और पानी जो है वो मिक्स करके पी लिया जाता है। जब शुगर लो हो तो फिर उस वक्त क्या चीज़ आपको खानी चाहिए जो आप एकदम से शुगर का इंटेक कर लेते हैं, ये मुनासिब है? देखिए, शुगर लेवल कम होने का एहसास 99% डायबिटीज के पेशेंट को हो जाता है बिल्कुल, इसलिए कि वो एक लेथार्जिकनेस होती है, अंदर से कपकपाहट महसूस हो रही होती है और ऐसा लगता है जैसे ब्रेन जो है ना वो काम नहीं कर रहा, ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए कि ब्रेन के सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं। उस वक्त सबसे बेहतर बात तो ये है कि कोई भी मीठी चीज जबान पे रख लीजिए, कोई भी मीठी चीज, करीब तरीन अगर आपके पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज पानी में घोल के ले लीजिए या ग्लूकोज मुंह में डाल लीजिए। अच्छा। और मैं आम तौर पर कहता हूं, हमारे यहाँ पता नहीं क्या आजकल रिवाज हो गया है कि रात की डोज लोग जो है वो इंसुलिन की ज्यादा रखते हैं। वो लोग रात को सोते हुए बाज़ औक़ात हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो उठकर चीनी ले सके। लेकिन ऐसे इसमें जिस तरह यूसुफ साहब आते हैं, अक्सर उनकी कंप्लेन होती है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं फास्टिंग पर जो है वो मेरी शुगर बढ़ी हुई होती है। तो यहाँ पर ये भी तो प्रॉब्लम होता है कि रात में, हालांकि क्योंकि शायद कुछ ले नहीं रहे होते, तो आई डोंट नो, मैं इस चीज को नहीं समझ पा रही। देखिए, हम जब दवा की बात करते हैं तो दवा के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है दवा की मैनेजमेंट। अगर आप रात को खाना खाने से पहले अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करें, उसी एतबार से अपनी दवा लें और खाना खाने के बाद आप वॉक करें, सुबह की फास्टिंग ब्लड शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। ओके। क्यों? कि आपने अपनी डोज के एतबार से, जरूरत के एतबार से डोज ली है और उसके बाद आपने थोड़ी देर वॉक की है, 30 मिनट या 40 मिनट। अगर आपने इतनी वॉक नहीं की तो आप कमरे में बैठे बैठे बच्चों की तरह पीटी करें, बिस्तर पर लेटकर हवा में पैरों को साइकिल की तरह चलाएं, 20 मिनट ये कर लें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो सुबह ब्लड शुगर आपका नॉर्मल होना चाहिए उसूली तौर पर। लेकिन अगर फर्ज करें कि रात को आप कुछ नहीं करते, रात को आप खाना खाते हैं और उसके फौरन बाद आप बिस्तर पर लेट जाते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं, और अगर आपका अमल ये है तो थैंक यू वेरी मच, फिर तो फिर आपको कंप्लेन करने का भी कोई हक नहीं है। अच्छा, मैं वापस आऊंगी, हम जो बात कर रहे थे उस चीज को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूंगी कि वो डायबिटीज के मरीज, डायबिटिक पेशेंट जिनको किडनी फेलियर हो जाता है, जो उसकी कंडीशन होती है वो भी मैं आगा साहब से जानना चाहूंगी। लेकिन आप जाते हैं एकदम से अपना टेस्ट कराते हैं और उसके बाद पता चलता है कि आपका तो क्रेटिनाइन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। मैं जिस तरह पापा की बात करी थी, आगा साहब को बता रही थी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम उनका टेस्ट कराया, पहले था क्या, वॉमिटिंग हो रही थी, कोई भी खाया पिया हजम नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर्स का भी सबका यही कहना था कि शायद स्टमक अपसेट है, 2-3 दिन इसी में गुजर गया। उसके बाद कोई खुशकिस्मती से कोई बेहतर जो है डॉक्टर, उन्होंने कहा नहीं आप जाएं और फौरन जाके जो है वो उसका किडनी का टेस्ट कराएं। जब टेस्ट कराया गया तो क्रेटिनाइन था 9.3 और आज सब नॉर्मल कितना होता है 1.3। तो आप सोचें एक शख्स जिसका 9.3 क्रेटिनाइन है उसकी क्या हालत हो। डेफिनेटली उसे फौरन डायलिसिस पर जाना पड़ेगा। एग्जैक्टली होता ही है। तो लेट नहीं हो गए क्या? डॉक्टर को उससे कहीं अर्से पहले ये सजेस्ट नहीं करना चाहिए था? इसमें कसूरवार कौन है, मरीज या मौलिज? नहीं, मौलिज तो बिल्कुल नहीं है। नॉलेज नहीं है? नहीं, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र उसके पास पैसे कमाने के अलावा कोई और जज्बा ही नहीं। फिर आप कैसे ठीक है ना। असल में जो हम जो प्रोग्राम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। तो मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा, मैंने फिर बार बार टेस्ट पर जोर दिया है कि टेस्ट करेंगे तो डोज एडजस्ट होगी, टेस्ट करेंगे तो इंसुलिन एडजस्ट होगी, टेस्ट करेंगे तो आपको तमाम चीजें पता चलेंगी। मैं कुछ नहीं कहता मैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि खुदा के लिए साल में एक मरतबा ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनिन टेस्ट जरूर कराएं। जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए जरूरी है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये कि शुगर को आपने कंट्रोल रखना है, उसका टेस्ट कराना है। दूसरा ये कि आगा साहब कह रहे हैं कि साल में एक बार जो है वो आपको अपना किडनी का सीरम यूरिया आपको चेक कराना है।
और कौन सा टेस्ट है जो साल में जरूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए? ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनिन, उसके साथ एक यूरिन का टेस्ट है, यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन। अगर आपने यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन करा लिया और जिस दिन वो पॉजिटिव आ गया, इट मींस यू आर ऑन रिस्क, अब आप रिस्क पर आ गए। तो वहां से फिर आप एहतियात शुरू कर दीजिए। ब्लड प्रेशर भी, और ये बात मैं जो कह रहा हूं ये सिर्फ डायबिटीज के पेशेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट आमतौर पर दवा खा रहे होते हैं लेकिन वो अपना ब्लड प्रेशर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाते। ये वो, मैं इनको कहता हूं, ये दो वो सांप हैं जिनको कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, ये जो शुगर के मरीज हैं या वो लोग जो फिर शुगर की वजह से बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो ब्लड प्रेशर तो है आपके साथ और नॉर्मली हाई ही रहता है जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं, तो मतलब फिर तो आपने 3-4 चीजों को आपको एक साथ कंट्रोल करना है ना? डेफिनेटली ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल अगर है तो वो भी करना है, उसके साथ शुगर को भी कंट्रोल करना है, उसके साथ अपनी आसाबी कमजोरी को भी कंट्रोल करना है, उसके बाद सारे जमाने के गम पालने की आदत को भी कंट्रोल करना है। हाँ, और हमारे यहाँ जो औरतों में खास तौर पर मैं जो शुगर लेवल देखता हूँ कि अचानक बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह उनकी एंजाइटी होती है, बिला वजह की टेंशन पालती है। जिस चीज पर मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वो एक साहब थे, पता नहीं आप उन्हें क्या कहती होंगी, उन्होंने सर पे मटका रखा और वो कहीं अंडे लेके जा रहे थे, जाके लूंगा मजदूरी मिलेगी तो मुर्गियां पालूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, फिर यूं हो जाएगा और यूं हो जाएगा। क्या कहते हैं उनको? पता नहीं क्या। शेख चिल्ली। अच्छा, ओके। शेख चिल्ली, ठीक है। हाँ। अब आप बात, मतलब सारा कुछ प्लान उन्होंने पहले ही कर लिया, सब कुछ कर लिया, और मतलब पैसे आने से पहले आपने सोच लिया कि ये मैं सब खरीद के और खर्चा करूंगा। तो मैं उन औरतों को शेख चिल्ली कहता हूं जो जानती हैं कि मेरे इख्तियार में नहीं है कुछ, उसके बावजूद लोगों की किस्मतें बदलने में लगी होती हैं। तो उसकी किस्मत ऐसी है तो यूं हो जाए, उसकी किस्मत ऐसी है तो ऐसे हो जाए, मेरा रिश्ता उससे आज ये तो ये वाला रिश्ता यूं हो जाए, वो व्हाट अ नॉनसेंस। उनके और कोई काम नहीं होगा फिर। नतीजा क्या निकलता है कि वो लोग ज्यादा एंजाइटी की पेशेंट होती हैं, वो लोग ज्यादा ऑन रिस्क होती हैं, उन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हमेशा ज्यादा होता है और उनका ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। अच्छा, एक और बड़ी खास दरखास्त है जिस पर मैं चाहूंगी कि प्लीज आप लोग जरूर सुने और उस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिएगा। क्या वो लोग जो स्टार्ट में या अरसा गुजर जाता है, 8 साल 10 साल गुजर गए और मेडिसिन पर होते हैं, शुगर की मेडिसिन वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंसुलिन से डरते हैं, इंसुलिन की तरफ नहीं आते, इवन के अब तो बड़ी छोटी सी सिरिंज होती है इंसुलिन की, अब तो पंप्स भी आ गए हैं, इवन के इस तरह के पैचेस भी आ गए हैं कि आप लगाएं और उससे जो है आपकी इंसुलिन आपकी बॉडी में एडजस्ट हो जाती है। आई डोंट नो वो कितने करामद हैं या कितने बेहतर हैं, आगा साहब बताएंगे। अच्छा, क्या एक मरीज जो सालों दवा इस्तेमाल करता रहा और एक मरीज जो इंसुलिन लेता रहा, दोनों की बॉडी पर डायबिटिक का असर होने में फर्क होगा? देखिए, एक दवा का एक्शन है कि हमने दवा खाई तो उसने पैंक्रियास को पुश करके वहां से इंसुलिन खींच के निकाल दिया, उसने प्रेस किया निकाल दिया। ठीक है, ये टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज करते 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 टाइप 1 में बदल जाती है। अब इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही, अब टैबलेट्स काम नहीं कर रही, मतलब एक वक्त तक आप वो प्रेस होके अपना फंक्शन करेगा। डेफिनेटली, ठीक है। अब वो भी टाइप 1 हो गया। अब हम टाइप 1 और टाइप 2 को जो अलग अलग करते हैं इसलिए करते हैं कि टाइप 1 में इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया वो, और अब इंसुलिन ही उसकी जिंदगी चला रही है। तो इंसुलिन लेना एक डिफरेंट मैटर है। शुरू में लोग टैबलेट्स पर रहते हैं, लेकिन अगर वो लापरवाही कर रहे हैं तो टैबलेट्स का असर खत्म हो जाता है। और अब आपका डॉक्टर जब आपसे कह रहा है कि अब आपको इंसुलिन पर आना है, तो इट मींस ये डॉक्टर जानता है कि अब आपका पेंक्रियास इस काबिल नहीं रहा कि उसमें दवा डाल करके मैं इंसुलिन खींच के निकाल सकूं। अच्छा, अगर आप अपने पेंक्रियास को थोड़ा सा उसको पैम्पर करते हैं, ठीक है, इन द सेंस कि उसके अंदर इतनी सकत मौजूद है कि उसको अगर प्रेस किया जाएगा थ्रू मेडिसिन तो वो इंसुलिन रिलीज करेगा, ठीक है, तो आप इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, मतलब आप बॉडी को एक आर्टिफिशियल इंजेक्ट करके आप इंसुलिन दे रहे हैं और आपका पैनक्रियास में भी मौजूद है, तो डोंट यू थिंक कि उससे थोड़ी बॉडी में कुव्वत मुदाफियत बचती होगी? एक चीज का आपने बिल्कुल ही फंक्शन खत्म कर दिया, उसके बाद फिर आप आर्टिफिशियल इंजेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं, एग्जैक्टली यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आपका डॉक्टर ज्यादा बेहतर जानता है कि उसको किस तरह आपको लेकर के चलना है। हमारी मुसीबत ये होती है कि हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन घर लिखवा के लेकर आते हैं और घर आने के बाद जो है दोबारा उससे 4 लोगों से और डिस्कस कर रहे होते हैं, और जो घर में उनके बकौल सबसे समझदार या सबसे ज्यादा हाकिम होता है, शौहर कहते हैं नहीं नहीं इंसुलिन तो मैं नहीं लगाने दूंगा। चलो जी खुदा हाफिज। डॉक्टर गया खड्डे में, शौहर ने कह दिया कि जी मैंने नहीं लगाना, खुदा हाफिज। मेरी दरख्वास्त सिर्फ ये कि देखिए, डॉक्टर से बेहतर दोस्त आपकी जिंदगी का कोई नहीं है।
उसके मशवरे के बगैर अगर आप कोई फैसला करते हैं तो आप अपने लिए बुरा करते हैं। लेकिन आप जो बात कह रही वो भी तो इतना लॉयल होना आपके साथ। देखिए, मैं आपसे सच करूं, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार जाते हैं, ओके, आप सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन अगर आप तीसरी बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर समझता है कि नहीं, ही इज डिपेंडेंट टू मी एंड माई ओपिनियन, तो फिर उसके बाद उसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद होती हैं जो तमाम चीजों को बेहतर तौर पर डील करता है। देखिए, चलते फिरते किसी के पास चले जाना तो वो फिर वो एक आम सी बात है। ये तो वैसे भी आप किसी चीज की खरीदारी में भी जब आप एक ही शॉप से बार बार शॉपिंग करते हैं तो वो फिर आपके साथ उसको ये होता है मेरा लॉयल कस्टमर है, तो ये जब भी आएगा तो मुझे इसको बेहतर तरीके से जो है वो डील करना है। तो इसी तरह जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरी मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, ये फैमिली डॉक्टर का जो तस्वुर है ना, ये यही है। और मुझे दुख से ये बात कहनी पड़ती है, आई एम सॉरी, शायद सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, एलोपैथी रही नहीं, सिस्टम ही तबाह कर दिया इन लोगों ने अपनी दुकानदारियां लगा करके। क्या जो शख्स स्पेशलिस्ट है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, एक स्पेशलिस्ट को नुस्खा लिखने का हक नहीं है। एक स्पेशलिस्ट को नुस्खा लिखने का हक नहीं है। फिर किसको हक है? सिर्फ जीपी को, सिर्फ जीपी को, जनरल फिजिशियन को। उसकी वजह यह है कि स्पेशलिस्ट अपनी राय लिखकर जीपी को दे सकता है। 3 लोगों के पास भेजना है, जीपी 3 स्पेशलिस्ट के पास भेज सकता है, लेकिन नुस्खा लिखने का सिर्फ जीपी को है। उसका नतीजा क्या है? इसके जो बेअमाली हो रही है हमारे यहाँ, इस पर हम अमल नहीं कर रहे। उसकी वजह से नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक दवा है जो एंटासिड है, एक ही एंटासिड दवा पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है 126 नामों से आ रही है। अच्छा। एक डॉक्टर कुछ किसी नाम से लिख रहा है, दूसरा किसी नाम से लिख रहा है, तीसरा किसी नाम से लिख रहा है। तीनों की दवाएं एक पेशेंट खा रहा है और एक एंटासिड दवा 3 मुख्तलिफ नामों से 3 मुख्तलिफ कंपनियों की खा रहा है। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ठीक है। मेरी दरखास्त ये कि खुदा के लिए थोड़ा सा सिस्टम बेहतर कीजिए। ओके, हम जो ये प्रोग्राम करते हैं कोशिश करते हैं कि लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाएं। अवेयरनेस के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, डायबिटीज, अपने खाने को कंट्रोल कीजिए, अपनी सोचों को कंट्रोल कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। अपनी दवा को एडजस्ट कीजिए अपनी टेस्ट की बुनियाद। अच्छा आसिफ, ये तो हम बात करें जो नॉर्मली जो आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा कि उम्र के एक हिस्से में आकर जो है वो आप अपनी रूटीन की वजह से, अपनी खुराक की वजह से या कोई और सिम्टम बनता है जिसकी वजह से आप डायबिटिक के पेशेंट होते हैं और उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आती हैं जिन्हें आपको फेस करना है बड़ी बहादुरी के साथ। लेकिन वो बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो वो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनके लिए फिर लाइफ कितनी डिफिकल्ट है और उनके लिए कितने चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये तमाम बीमारियां जो हैं वो उन पर अटैक कर सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि वो इंसुलिन लगाकर जो लोग कहते हैं पेंक्रियास को बचा लेते हैं, वो लोग कैसे लोग होते हैं? वो सबसे अच्छे लोग होते हैं कि पेंक्रियास से काम नहीं ले रहे लेकिन इंसुलिन डाल रहे हैं। अच्छा, उन बच्चों के लिए जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि वो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनका पेंक्रियास काम कर ही नहीं रहा। ठीक है। अब उनको सारी जिंदगी आर्टिफिशियल इंसुलिन पर जिंदा रहना है। अब अगर वो अपनी मैनेजमेंट को वैसे कर लेते हैं, अपने फ्रेमवर्क को बिल्कुल वैसे कर लेते हैं, अपनी खुराक को बेहतर कर लेते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो सारी जिंदगी बड़ी सुकून के साथ गुजार सकते हैं एक नॉर्मल आदमी की तरह। अच्छा, मतलब देखें जितने लोग डायबिटिक हैं वो तमाम लोग रिस्क पर तो हैं, लेकिन उस रिस्क कि आप कैसे बच सकते हैं वो ये है कि आप अपनी रूटीन को कैसे फॉलो करते हैं, अपनी आप डायबिटीज़ को किस तरह जो है वो नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी ये कि जब आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे कि अब आपको इंसुलिन पर आना चाहिए, और मैं इसको पता नहीं फॉर्चुनेट कहूँ या अनफॉर्चुनेटली कहूँ कि हमारे डॉक्टर्स भी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अभी ठीक है, अभी मेडिसिन पर चलाते हैं, ये मुतमईन है, ऐसा है, ऐसा हुआ है। और फिर एक टाइम पर आकर वो कहते हैं कि नहीं अब और कोई ऑप्शन नहीं है, अब जो है अब आप इंसुलिन लगा लें। तो नहीं, पहले नहीं, आप थोड़ी काउंसलिंग करें। एक शख्स तो डरता है, आप एकदम से उसको इंजेक्शन का भी बोलते हैं तो वो कहता है कि नहीं मैं अभी नहीं लगवाना चाहता, और आप कोई मेडिसिन दे दें। देखिए सुना, बस अब कॉलर ले लूं। यूसुफ साहब आ गए, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे यूसुफ साहब का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बेटा बहुत ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आला साहब के कदम मुबारक राय है, बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत दुआएं। इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं दुआ दे सकूं, लेकिन दिल से निकलती है तो क्या करूँ, रोक भी नहीं सकता। सर जज़ाकल्लाह। और एक बात आपसे अर्ज करूँ, बेकीमत है वो दुआ जो दिल से ना निकले, कीमत उसी दुआ की है जो दिल से निकले। क्या अरे क्या बात कही।
मैं भी शुगर के बारे में कुछ तो एक दो सवालात आपसे कर लूं। वो ये है कि आगा साहब, शुगर तो वाकई एक चीज ऐसी है कि जो अप एंड डाउन होती है। मैंने 10 इलाज, डॉक्टरों से मशवरे, और आखिर आपकी कुछ बात से 100% तो नहीं लेकिन 70% फायदा मुझे जरूर हुआ है कि एक तो मैनेजमेंट ऑफ स्केल की कितनी शुगर किस वक्त क्या रहती है उसका नापना जरूरी है। दूसरा मसला ये है कि मतलब अपने दवाइयों को मुस्तकिल इस्तेमाल करें, ऐसे वैसों के भरोसे में ना रहें जैसे लोग दावे आजकल करते हैं, और उनसे बचें। और दूसरा ये कि आगा साहब आपसे सवाल करना है कि शुगर इंसुलिन लेने के बावजूद अप डाउन होती है, तो कितनी शुगर ऐसी है जो डेंजरस ना हो और आदमी की 200 के अंदर रहे, तो क्या ये दुरुस्त इसको कह सकते हैं? और मॉर्निंग में बढ़ी हुई हो ज्यादा, इस पे जरा सा रोशनी डाल दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई कितनी शुगर तक वो हमें बर्दाश्त करनी है। ठीक है, मैंने ये सवाल आप ही के बिहाफ पर रखा भी था आगा साहब के सामने। यूसुफ साहब के जो है कुछ लोगों की ये कंप्लेन होती है कि वो सुबह जब उठते हैं तो उनकी फास्टिंग पे जो है वो शुगर काफी बढ़ी हुई होती है। तो आगा साहब, क्या आप कमेंट करना चाहेंगे अगेन इनके सवाल पर? मेरा ख्याल है कि हमने पहले भी ये बात की, शॉर्टली आप इनको बता। रात को खाना खाने और सोने के दरमियान वक्फा हो, रात को खाना खाने के बाद कुछ देर वॉक या एक्सरसाइज कर लें, और अपनी डोज को अगर एडजस्ट, अपनी पहले डोज एडजस्ट करें, डोज ले लें। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे या बिस्तर पर लेटकर हवा में, ये मैं आखिरी हल बता रहा हूं, ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे उन्होंने तो ये कहा था चलो यूं ही कर लो। नो नो नो, ये आखिरी हल है। उस हल को कर लें तो फिर डेफिनेटली सुबह की जो शुगर होगी फास्टिंग वो बेहतर हो जाएगी। इन्होंने कहा कितनी शुगर जो है वो काबिल कबूल है, 180 शुगर के मरीज की या शुगर के मरीज की 180 अगर रैंडम ब्लड शुगर हो तो वो एक्सेप्टेबल है कि हाँ किसी हद तक कंट्रोल है। वो उसका अगर आज भी A1C कराएंगे तो 6.2 6.3 आएगा। अच्छा, और फास्टिंग पे? अब फास्टिंग अगर हो तो 110 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, लेकिन WHO ने एक अपने मुरासले में 126 तक की इजाजत दी है। ओके, मतलब फास्टिंग पर मतलब आप जो है मॉर्निंग में आपकी तकरीबन 126 के नीचे होनी चाहिए। अगर 126 पर भी है तो भी ये बेंच मार्क है, ठीक है? नहीं, बेंच मार्क तो 110 ही है। 110 ही है। अच्छा, तो 126 पर भी अलार्मिंग है, अलार्मिंग है। 110 तक आपको खुशी जो है वो तमाम चीजें बेहतर हैं, और रैंडम में 180 जो है वो आपका बेंच मार्क है। इससे ज्यादा शुगर जो है नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनकी शुगर जो है वो 400 450 चली जाती है, और वो कहते हैं क्या करना है, डॉक्टर के पास जाके खुद ही ठीक हो जाएगी। आपके दांत गिरने लग जाते हैं, आपके बाल खत्म हो जाते हैं, आपकी जो नसें हैं ना, जो आपकी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, इन पर इसका कितना असर है ये शायद उस टाइम पर लोग नहीं समझ रहे होते। आपकी इजाजत एक जुमला बढ़ा दूं? जी बताइए। ये वो तो ये कहते हैं कि 400 शुगर हो गई है, शुगर जो है वो ज्यादा जाया हो रही, मुझे शुगर ज्यादा लेनी चाहिए। अच्छा यहाँ तो ये लतीफा भी है। हाँ राइट, और इसमें आपको स्ट्रोक भी हो सकता है। अच्छा, मैं शुगर के हवाले से मैंने इतनी चीजें, आई डोंट नो एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे फादर की शुगर 1057 थी। अच्छा, अब आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब मैंने 3 जगह मैंने हॉस्पिटल चेंज किए। मैंने कहा ये लोग टेस्ट ही ठीक नहीं कर रहे, ये गलत टेस्ट कर रहे हैं। मैं आपके जब अपने होते हैं ना तो आप उस टाइम बड़े समझ ही नहीं आ रहा होता, आप इतने इमोशनल हो जाते हैं। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, वो ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ, मतलब तकलीफ में थे, लेकिन 1057 आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगेन मैंने जाके ब्लड टेस्ट कराया, फिर करवाया, तीसरी जगह पर तीनों लैब्स में से सेम आया, और वो बहुत मुश्किल कंडीशन थी जिसके बाद उनकी किडनी फेलियर हुआ। तो मतलब इस लेवल तक चीजें पहुंच जाती हैं और आप कंट्रोल ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा होता। आप जो सना काम कर रही हैं, जो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, शायद हम लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाने में कामयाब हो जाएं कि टेस्ट करना इंतहाई ज़रूरी है, अपने किडनीज को बचाना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी तकलीफ है जो हमारे जिस्म के किसी भी नर्व को डैमेज कर सकती है, किसी भी नर्व को, चाहे वो आंखों का हो, चाहे वो कान का हो,
चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे वो गुर्दे का हो, चाहे वो दिल का हो, चाहे वो पैरों का हो। हाँ। और आम तौर पर लोगों को डायबिटिक न्यूरोपैथी पैरों के सुन्न बनने शुरू होती है। वो इसलिए होती है कि पैर के आसाब सबसे पहले डैमेज होते हैं। तो मेरी दरखास्त है कि अगर किसी शख्स को शुगर की वजह से पैरों में जलन या नमनेस का एहसास होने लगे, वो अलार्मिंग सिचुएशन है, वहां पर जाकर के उसको तमाम चीजों को बेहतर करना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपसे करूं थोड़ा सा, क्योंकि कंपैरेटिवली आम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा इल्म रखता हूं, मुझे तकरीबन 16 साल से शुगर है, लेकिन मैंने इस तरह मेंटेन करके रखी हुई है कि वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, तमाम चीजें करनी है, तमाम अपनी मसरूफियत। एक्सरसाइज मैं ज़ाहिर में इतना टाइम नहीं है मैं वॉक करूं, मैं बिस्तर पर लेटकर हवा में पैरों को साइकिल की तरह चलाता हूं, मैं थोड़ी सी अपने बेडरूम में एक्सरसाइज कर लेता हूं, करता जरूर हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा क्रेटिनिन लेवल 1.3 है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर ना लगाए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, वैसे पर्सनली लोग कहते हैं कि आप जब स्क्रीन पर होते हैं तो आप आर्टिफिशियल होते हैं, आपको अपनी लाइफ या अपनी चीजें नहीं शेयर करनी चाहिए, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस से आगा साहब इसलिए शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि हम डेली आप लोगों से मिल रहे होते हैं, और एट द एंड मेरी हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि अगर मैंने जिंदगी में कोई चीज गलत देखी है तो मैं वो तजर्बा आपके साथ शेयर कर सकूं और आपकी जिंदगी में बेहतरी आ सके। हालांकि शायद ये चीजें बताना बड़ी अजीब सी हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन ये हकीकत है, जैसे आप लोगों की जिंदगी में मसाइल है वैसे हम लोग भी फेस कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीजों से आप सबक सीखिए, और वक्त जो है वो तमाम चीजों को बेहतर कर देता है अगर उसे बेहतर मैनेज किया जा सके। सब आप अपनी रूटीन में क्या आपकी खुराक में, अगर मैं जानना चाहूँ, एक शुगर के मरीज हैं आप, इतना काम भी करते हैं और इतनी पुरानी आपको शुगर भी है, तो आपकी क्या रूटीन है? सुबह घर की पकी हुई रोटी, अच्छा। उस पर लगा हुआ थोड़ा सा गाय का घी। अच्छा ठीक है, देसी घी। देसी घी। अच्छा, घर में बनाते हैं? घर में। ओके। तो वो घी जो है मेरे घर में नहीं बनता, लेकिन जिस घर में बनता है वो काबिल एतबार है। अच्छा ठीक है, ओके। वो घी की रोटी, उसके साथ चाय, उबला हुआ एक अंडा। ओके। दोपहर के खाने में बकरे का गोश्त का सालन, कोई भी सब्जी डाल करके उसके साथ रोटी और थोड़े से चावल के बगैर लगता है पेट नहीं भरा। अच्छा, लेकिन वैसे कहते हैं शुगर के मरीज को चावल लोग कहते हैं। मैं आपसे करूं, चावल का पानी निकाल देने के बाद उसमें शुगर कितनी बचती है, लोग हो जाते हैं, बिल्कुल बेहतर होते हैं। थोड़े से चावल वो रात को, क्योंकि लेट सोना होता है, लिहाजा बहुत हल्का सा खाना, और उसके बाद आधा पौना घंटे के बाद बिस्तर। खुदा राइट। मतलब वैसे भी आज आपकी बड़ी जो कहते हैं ना, जो प्रॉपर तरीका है कि सांस लेने के लिए भी आप अपने अंदर जगह छोड़ें, और वैसे भी 2-3 आपको निवाले छोड़ देने चाहिए, तो इसी हिसाब से आगे साहब की खुराक है। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे आप हवाई जहाज में सफर कर रहे हो चिंची पर दिल मत। अच्छा हाँ, एक और मजे की बात है, जिंदगी में बड़े बड़े से तजर्बे होते हैं। मेरे टॉपिक से हट जाऊंगी मैं, लेकिन कल जब मैंने आगा साहब को कॉल की कि आपको आना है और टॉपिक हम डिसाइड कर रहे थे, तो आगा साहब ने बड़ी मजे की बात, लाइट मूड करने के लिए थोड़ी सी डिस्कशन कर लेती। एक कल आगा साहब ने चिंची सवारी की है, एक्सपीरियंस कैसा था साहब? वो किसी एक जगह पर फंस गए थे, बहुत ज्यादा मुजाहरा वगैरह हो रहा था। हाँ। 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी रही, कोशिश की कि जरा खत्म कर ले, नहीं हुई, बात बनी। मैंने कहा चलो भाई पैदल चलते हैं। थोड़ी दूर पैदल गए, आगे चंची मिल गई, चंची में बैठ करके पूरी फैमिली के साथ सफर किया, मजा आया। जबरदस्त। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पता चला जॉइंट्स कितने हिल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह पता कि जोड़ कितने मजबूत है, और ये भी पता चला कि लोगों से जोड़ मेरे कितने मजबूत है। क्या बात? जितने लोग मिले, उन लोगों ने जितनी इज्जत दी, जितनी मोहब्बत की, जिस तरह मुझे घेर करके लेकर के आगे चले, और जिस तरह जाकर के मोहब्बत के साथ उन्होंने तमाम चीज़ों को अरेंज किया, थैंकफुल टू यू। अगर वो लोग देख रहे हैं तो उनका शुक्रिया कि उन लोगों ने बहुत मोहब्बत दी। और रोड पर इस तरह आप निकल जाएं और किसी मुश्किल में हो, वहां पर आपका साथ देने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए लोग मिल जाएं, कितनी बड़ी बात। तो ये आपको पता चलता है कि आपने आज तक जिंदगी में कमाया क्या है, वो एहसास दिलाता है। और ये रब की तरफ से हो जाते हैं, कभी कभार चीजें होती हैं, मुश्किल वक्त भी आता है, लेकिन आपके साथ देने वाले मौजूद हो तो मुश्किल वक्त भी जो है वो चिंची पर कट जाता है। साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रब आपको जिंदगी सेहत दे और आप इसी तरह हमें जो है वो बेहतर से बेहतर चीजें बताते रहें। दुआएं आपके साथ हैं। और जाते जाते दरखास्त आप लोगों से यही है कि आप लोग सब बहुत कीमती हैं, एक दूसरे के लिए जीना सीखें, और शुगर को मैनेज करना, उससे कंट्रोल करना और उसकी मॉनिटरिंग करना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में कोशिश होगी कि और बेहतर चीज़ें आपके सामने लाई जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान।